दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, ताकि अगर आपको बीच में रेफरेंस देना है एक तो दिन में ले ले, नहीं रेफरेंस देना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट हियर। सबसे पहली चीज आपके सामने आती है कि प्रिंटेड फॉर्मेट आपके पास जो आएंगे उसका आपको क्या करना है। मैं आपकी स्क्रीन पर प्रिंटेड फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखेगा। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? देखिए जरा, प्रिंटेड फॉर्मेट विजिबल है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये प्रिंटेड फॉर्मेट जो शुरू होगा, ये शुरू होगा आपका पेज नंबर 17 से। पेज नंबर 17 से जनरल का फॉर्मेट है। अगर आपके क्वेश्चन में एक जनरल एंट्री है तो कोई बात नहीं, आप उसको बिना फॉर्मेट के बना सकते हैं, दैट इज फाइन, बट नरेशन लिखेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 3-4 जनरल एंट्री है तो उसे फॉर्मेट के अंदर बनाना है आपने, फिर नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कटने वाले हैं। एक बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़ी परेशानी जो इस साल सारे टीचर्स झेल रहे हैं, वो ये है कि सीबीएसई ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस के साथ दिया है, चॉइस के साथ दिया है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दिया है। बच्चा क्या कर रहे हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है यहाँ पर, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, उसने लिखा क्वेश्चन 7 और ऐसे लिख रहा है और, डोंट राइट और। कई बार क्या हो रहा है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन जो है ना, उन दोनों का क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, आप बहुत क्लियरली लिख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 1 और उसको डब्बे में डाल दीजिए, फिर सॉल्व करिए उसको। एक बच्चे ने मुझसे फोन करके पूछा कि सर क्या हम 1 मार्कर बाद में कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको 1 मार्कर बाद में ही करने चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी के 1 मार्कर में अगर किसी एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आप फंस गए तो यू आर गोइंग टू स्पॉइल योरसेल्फ। ये मैंने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में जब बच्चों ने पूछा था, आप लोगों ने तो नहीं पूछा, मेरे स्कूल के बच्चों ने पूछा था, मैंने बताया था कि बेटा जगह छोड़ देना, क्योंकि उससे ज्यादा तो जाना नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि रिदम और सीक्वेंस हमारी खराब होती है तो थोड़ी जगह छोड़ देना। लेकिन अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्कर में, और अगर आप एक क्वेश्चन में अटक गए तो एक तो मॉरल का डाउन होगा आपका, और आगे वाली जो क्वेश्चन करने की जो स्ट्रेटेजी उस पर आपका फर्क पड़ जाएगा। तो रीडिंग टाइम में अगर आपका किसी का आंसर निकल सकता तो निकाल लेना। रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, आप रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करें कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, चॉइस 1 करनी है, चॉइस 2 करनी है। जो चॉइस जनरली दिखने में ज्यादा मुश्किल लगती है वो दिखने में उतनी मुश्किल होती नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको बहुत ढंग से इवेल्युएट करना है। जनरली जो जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन क्योंकि जनरल एंट्री में कॉन्सेप्ट हिले होते हैं, इसलिए जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन को करते समय डर लगता है, वो ज्यादा आसान होते हैं। क्या आप शुरू में वर्किंग नोट कर दीजिए, नीचे जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के कर दीजिए। इट इज लिसन, इट इज नॉट नेसेसरी कि जनरल एंट्री कर रहे हैं आप जैसे, तो पहले आप जैसे मान लो आपको वर्किंग नोट करना है, आपने वर्किंग नोट पहले कर दिया, बाद में फॉर्मेट बनाया, जनरल एंट्री कर दी। जरूरी थोड़ी वर्किंग नोट, जनरली बुक्स में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन होता है फिर वर्किंग नोट होता है। दिस इज नॉट देयर इन योर केस, आई विल कम टू योर क्वेश्चन आल्सो। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वर्किंग नोट बाद में बना लिया, या आप पहले वर्किंग नोट बना लीजिए, बाद में अपनी जनरल एंट्रीज कर लीजिए, दैट विल बी देयर। ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली आपके साथ। अब जैसे जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा हमारा आंसर है कि 5 जनरल एंट्री, 6 जनरल एंट्री हमें बोलनी है। ठीक है जी, बोली जाएंगी। उसके बाद उसका वर्किंग नोट, इनका कहना है कि मैं लास्ट का एक पेज उसे रफ वर्क बोल के कर दूं। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। हाँ, वैसा कर सकते हैं आप, वैसा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अपना वर्किंग और वो ना एक ही जगह पे रखिए। अगर आपको लग रहा है कि वर्किंग नोट बहुत ज्यादा उसके अंदर, जैसे पास एडजस्टमेंट का केस है, तो आप एक जनरल एंट्री के लिए उस जगह पे जाएंगे और पास एडजस्टमेंट का बाकी काम करेंगे, मत करिए ऐसा। आप जनरल एंट्री भी वहीं बनाइए और उसका वर्किंग नोट भी वहीं करके दिखाइए, क्योंकि टीचर वहां वहां साथ साथ चेक करेगा। पता चला पन्ना पलटते समय वो मिस कर गया, किसी दूसरे क्वेश्चन में नजर अटक गई, तो आपका वो चेक अनमार्क्ड रह जाएगा, अनचेक्ड रह जाएगा। फिर वो रिवेल्युएशन का, रीचेकिंग का प्रोसेस बड़ा टीडियस होता है, तब तक रिजल्ट निकल जाता है। कहाँ भागते फिरोगे आप लोग उसके लिए? तो अगर सिग्निफिकेंट वर्किंग नोट है तो फिर उधर मत जाइए, वहीं साथ साथ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, गिल्ट मत पालिएगा, आपको एक्स्ट्रा शीट भी बोर्ड दे देगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आखिरी 10 मिनट 5 मिनट तक भी एक्स्ट्रा शीट देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा शीट लेते ही बांध लिया, एक्स्ट्रा शीट को धागा मिलता है, ढंग से बांध लिया उसको। फ्रंट पेज पे जरूर से लिखा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट टेकन। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा शीट खुल जाती है और फ्रंट पेज में भी खाली लिखा हुआ है, तो क्या पता चला किसकी शीट है वो, ये बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है आपने कि फॉर्मेट अगर आपके पास जो निकल कर है, मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर, कहाँ फॉर्मेट यूज करना है, कहाँ फॉर्मेट यूज नहीं करना है। पेज नंबर 17 से जनरल के फॉर्मेट शुरू हो जाएंगे और ये पेज नंबर 25 तक चलेंगे, 25 तक, ये पेज नंबर 25 तक ये फॉर्मेट चल रहे हैं। जनरल का जैसे इशू ऑफ शेयर्स वाला क्वेश्चन है, आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि पूरी जनरल एंट्री है। डिवेंचर के क्वेश्चन में अगर जनरल एंट्रीज आ जाए वो वहां कर सकते हैं आप।
ठीक है। और मैं बोलूँ तो जैसे डिसोल्यूशन में जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं वो वहां कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदर से आवाज आए कि नहीं करना तो मत करना, अपना फॉर्मेट बना के कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काट रहा आपके उसके। इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू यूज द फॉर्मेट्स और नॉट। ठीक है, कोई आपको कंपलसरी आपके ऊपर कंपल्शन कर नहीं सकता। अगर आप कंपैटिबल हैं फॉर्मेट के साथ, लग रहा है ठीक है करना है तो कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम बचता है, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। क्योंकि होता है ना, फॉर्मेट बनाते थे हमारा लाइन ही नहीं खींचती, हम जनरल एंट्री बना देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब इशू शेयर्स वाला आप यहीं कर सकते हैं, वर्किंग उस जगह पे कर ली, सिग्निफिकेंट वर्किंग वहां करी, क्योंकि इशू शेयर में तो 7-8 एंट्री होती है ना। अब वहां वर्किंग नोट करा आपने, वर्किंग करा, और बाकी के सारे आंसर आपने यहाँ पर उठा के लिख दिए। लेकिन अगर इश्यू शेयर में क्वेश्चन आया कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक, आई सजेस्ट यू फिर सब फॉर्मेट में जाके ना करें, आप इधर ही आके काम कर लेंगे। तो 25 पेज तक आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट चलेगा, 24 पेज तक, 17 से लेकर और जो भी है ये आगे तक। 25 पेज से आपके पास अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा है, दिख रहा है आपको अकाउंट का फॉर्मेट। अब आप सोचो कि मैं कैश बुक बनाऊं यहाँ, जनरल एंट्री करूं इससे पीछे, तो इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन तो बिखर जाएगा। तो ऐसे में अपना ही कैश बुक बनाए, अपना ही जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाए और एक ही जगह पे उस काम को करें। ठीक है। अकाउंट में ये अकाउंट वाला ये जो पेज नंबर 25 से शुरू हो रहा है और ये 25 से चलते चलते मतलब आगे तक चलेगा काफी, 25 से 32 पेज तक चलता है, 7 पेज में आपके पास। ये कहाँ यूज करने हैं आपने, जहां आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो वहां आप कर सकते हैं इसको। जहां पर आपको पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट बनाना हो वहां पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपको। जहां पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट या पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना हो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है, उस जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर एक ही अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो 2 या 3 4 पार्टनर्स होते हैं ना, उस जगह पे आप इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इज दैट ओके? ध्यान रहेगा। तो फॉर्मेट से रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए, हाउ टू यूज इट, एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज इट देन ऑल्सो। लास्ट में जो है सबको शीट मिल गई थी रिवीजन वाली, देख लो जरा एक बार, जो लेट आए थे। नहीं मिली है? दे दो बेटा, किसके पास शीट है वो। ठीक है, हाँ ठीक है। ये एक शीट रख के पास कर देना पीछे, जिसको नहीं है वो ले लीजिए शीट। चलिए आगे जरा सा, फॉर्मेट की दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए। अगर आपको हल्का सा भी हर्डल लगता है कि यार फॉर्मेट इज इनकन्वीनियंट टू यू, डोंट यूज दैट। वन मार्कर क्वेश्चन पहले मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर रेंडमली देखते ही आंसर निकल रहा है तो टिक लगा दीजिए, जहां कैलकुलेशन हो मत करना फिर गड़बड़। एक बार में निकल गया, नहीं निकल गया तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर का टाइम खा जाएगा। प्लीज पीछे वाले ध्यान दीजिए, वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 4 या 5 नंबर का टाइम खा जाएगा। दैट इज नॉट अ वाइज थिंग। बजाय कि आप 6 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ें, उससे अच्छा है कि 1 नंबर छूट जाए, तो आपका सेक्रीफाइस थोड़ा सा, आपकी ब्लीडिंग थोड़ी सी कम होगी। ध्यान रखिएगा, वैसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा सारा कुछ पूरा। रीडिंग टाइम में आपको ये चूज करना है कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक और चीज समझिए, मान लिया आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करा, अंदर से आवाज आएगी ये तो गलत है भाई, इसमें तो गलती हो रही है, मैं ठीक नहीं कर पा रहा, ये पूरा कुछ। कई बार बच्चे मैंने देखा बोर्ड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, अड़ोसी पड़ोसी इशारा करता है तूने गलत कर दिया, फिर उनके अंदर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, डिग जाता है। तो क्या करना है, डोंट क्रॉस दैट, काटिए मत उसको, वो हम करेंगे ना पेपर चेक करते समय। अगर आपको दूसरा भी अटेम्प्ट करना, पहले को मत कर। कई बार ये होता है कि पहले जो करा हुआ क्वेश्चन होता है वो ठीक होता है, बच्चे ने अपने हाथों से अपनी किस्मत पे लकीरें फेरी होती हैं क्रॉस वाली। अब मैं व्हाइटनर लगा के क्रॉस ठीक तो करूंगा नहीं ना, पेपर चेक करते समय इतना टाइम तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो छोड़ दीजिए उसको, मत क्रॉस करिए, हम करेंगे उसे क्रॉस। बोर्ड की पॉलिसी क्या होती है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, बोर्ड की पॉलिसी ये होती है कि अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन को डबल अटेम्प्ट कर दिया तो हमें दोनों क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, जिसमें नंबर ज्यादा होंगे उसे रिटेन करेंगे, दूसरे को बोल देंगे रिपीटेड, उसे एलिमिनेट कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहां डाउट हो वहां दो दो करते चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है भाई, सुन रहे हैं सब लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मन करा वहां चलो भाई, एमसीक्यू में डबल आंसर लग रहे हैं कर दिया, कर दें तो इमीडिएटली ना करें, 6-7 पेज के बाद लास्ट में ऐसा कर दें। हाँ, अगर अगर आपको लग रहा है कि भाई ठीक है कर लें, इस साल तो बोर्ड पकड़ेगा नहीं ना, अगले साल से हो जाएगा मामला कुछ खराब, तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको डाउट है कुछ एमसीक्यू में, कुछ में लग रहा है 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो आई एम टेलिंग इट, अब सर्कुलेट हो तो हो। मेरा ये कहना है आपसे,
कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है ऐसे खेल-कूद करने का, सफिशिएंट टाइम है, तो जो डाउट वाला क्वेश्चन उसे लास्ट में कहीं दोबारा सॉल्व कर देना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, जो अटेम्प्ट ठीक होगा उसको रखेंगे, दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं हर क्वेश्चन के दो-दो आंसर है, ठीक है? खेल रहा है भाई साहब, खेल रहा है, कबीर खेल है क्या? बैठा कबीरा पेपर देने और खेले जाए, ऐसा नहीं। तो ये जगह वैसे भी लास्ट पेपर है, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये नहीं कि फ्रीक्वेंटली इसे यूज करें, एग्जामिनर समझ जाएगा लड़का कहीं से मतलब कहीं से तैयार होके आया है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, यही तो बदकिस्मती है बेटा, यही बदकिस्मती है। चलो स्क्रीन दिख रही है, ये तो हुआ क्या चीज, ये तो हुआ क्या चीज आपका, हाँ बोलिए। नहीं फॉर्मेट कुछ नहीं होना, देखो कैश फ्लो का क्वेश्चन जहां तक चांस है कि फॉर्मेट वाला आएगा ही नहीं। और मैंने आपको रिवीजन में करवाया था ना, मैंने रिवीजन में करवाया था आपको कि कैसे आप लोग बिना फॉर्मेट बनाए वो काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी के मन में अगर लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो क्या करे कि कैश फ्लो के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दे, और जो जो चीजें आंसर में मांगी गई हैं, जैसे क्वेश्चन 1 2 3, उसको फाइनली मतलब पूरे कैश फ्लो के क्वेश्चन को वर्किंग नोट की तरह इस्तेमाल कर लिया। और जो क्वेश्चन में बोला कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अलावा क्या है, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, वो फिर आंसर में लिख दे, आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर 5 आंसर 6, ऐसा करके हो जाए, ऐसा करके, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। चलिए जरा, क्या स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, और देखिए जरा, आएंगे, मैं दिखा रहा हूँ, अभी असर्शन रीजन पे भी बात करेंगे, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमने अपने स्कूल में इस्तेमाल किया था, मैं आपके साथ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, आप देखिए जरा आपके सामने। फ्रेमवर्क क्वेश्चन पेपर का किस तरह का है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्कर है, शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 2 4 मार्क्स के हैं, लॉन्ग आंसर टाइप 6 नंबर के क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये जो प्लस लिखा हुआ ना, प्लस, ये सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, पार्ट बी और पार्ट ए। पार्ट ए होता है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, पार्ट बी होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक पार्ट सी भी होता है, उसे नहीं अटेम्प्ट करना आप लोगों ने, पार्ट सी भी होता है, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, वो आपके लिए नहीं है। आपको पार्ट बी या पार्ट सी में से एक पार्ट को चूज करना होता है। मैं देखता हूँ पेपर चेक करते समय लोग के पास इतना टाइम होता है, पार्ट सी भी निपटा देते हैं। अब एज ए टीचर, एज ए एग्जामिनर, हमें क्या करना था, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों को चेक करना पड़ता है। फिर मार्किंग स्कीम तो होती है, दो वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू चेक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, पर मार्किंग स्कीम से सब मिला मिला के करते हैं। फिर दोनों पार्ट में से जिस पार्ट में ज्यादा नंबर होते हैं उसे रख के एक को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन था, आवाज आ रही थी माइक पे। चलो, तो 16+4, 16 वन मार्कर पार्ट ए में है, कंपनी अकाउंट एंड पार्टनरशिप में, 4 वन मार्कर आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। 3 नंबर के 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहां पर, पार्ट 1 में। 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। 2 क्वेश्चंस आपको 4 नंबर के मिलेंगे पार्ट ए में, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कहां, पार्ट बी में। और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पार्ट ए में, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पार्ट बी में। कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन है, 80 उनकी वेटेज होती है। और एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट होते हैं। तो 3 के लिए 6 मिनट, 4 के लिए 8 मिनट, 6 के लिए 12 मिनट, ऐसा। इस तरह से अगर आपका काम चलता है, टू आवर, मतलब आप देख लीजिए 160 मिनट में आपका क्या हो जाता है, पेपर खत्म हो जाता है। और आपके पास टाइम कितना होता है, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स होता है आपके पास 3 घंटा होता है। 160 मिनट में आपका पेपर पूरा हो जाता है। 20 मिनट फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 आवर 30 मिनट्स में पेपर पूरा कर लेंगे, सब कुछ होते हुए फॉर्मेट फॉर्मेट के साथ भी। कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे लेंदी था, और लेंदी का मतलब जानते हैं कि वो बच्चा लूजर है। लेंदी मतलब लूजर, बहुत क्लियर सी परिभाषा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा अपने आप को लूजर बोले। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इंटरनल चॉइसेस हैं भाई, देखिए जरा ध्यान से। 6 क्वेश्चन है 1 मार्क के, और 5 एक पार्ट से हैं और दूसरा पार्ट बी से। इसके अंदर चॉइस है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का पार्ट ए में से इंटरनल चॉइस है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का पार्ट बी में, उसमें इंटरनल चॉइस है, 2 क्वेश्चन 6 नंबर के उसमें इंटरनल चॉइस है। आपने सैंपल पेपर्स देखे होंगे, आपको वो दिख जाएगा। 3.5 घंटा मिलता है आपको। कैसे, 3 घंटा लिखने का मिलता है, 15 मिनट पढ़ने का मिलता है, 15 मिनट आंसर शीट वगैरह भरने का मिलता है। देखा होगा ना आपने, 10 बजे आपको आंसर शीट मिल जाती है, 10:15 बजे आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन पेपर, और 10:30 बजे से आप लिखना शुरू करते हैं। पहले 15 मिनट में आपको आंसर बुकलेट भरनी होती है, बाद में क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है। 160 मिनट राइटिंग के और 20 मिनट आपके रिवीजन के। ये बोर्ड प्रोविजन बना के चल रहा है, वो पेपर इस तरह से बना के दे रहा है। ये वो पेपर नहीं जो हम दे रहे होते हैं, हाथी घोड़ा मैदान वाला, ऐसा नहीं है, ऐसा पेपर नहीं है वो।
बोर्ड का पेपर है, और बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर सारे स्टूडेंट्स का ध्यान में रख के चल रहे हैं, एक्सेप्शन मैथमेटिक्स। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी वो भी आउटसाइड दिल्ली का था, दिल्ली वाला इट वाज टू इजी। दिल्ली से कौन था यहाँ पर, दिल्ली वाला कौन था? चिल है इनाक्षी, ऐश हो गई, ठीक है। लेकिन इनाक्षी अभी रास्ता बहुत बड़ा है, बोर्ड में नंबर अच्छे आने के बाद सीयूटी में नंबर चाहिए। चलिए चलिए सुनो बेटा, रीडिंग टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन को बॉटम से टॉप पढ़ना शुरू करें। कई लोग उत्साह में आके कहते हैं रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है भाई अकाउंट वाला ही होगा, खटाखट अकाउंट बना देते हैं, पता चलता है जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन था। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में समझना, रिटायरमेंट डेथ वाले क्वेश्चन में अगर बोला रिजर्व बांटना है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वाला एंट्री है, तो जब रिजर्व बांटते ना बेटा, तो उसमें होगी एंट्री एस रिजर्व बांटने की एंट्री, रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, रिजर्व तीनों में बांट के दिखाना है आपको, एक बंदे में नहीं दिखाना बांट के, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तीनों में दिखाना है। अगर जनरल एंट्री रिटायरमेंट में आती है तो तीनों की करके दिखाएंगे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तो फिर एक ही में दिखेगा वो आपका। और आपको मालूम है जब रेशो नहीं बदलती है, रेशो बदलती है, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताए गए थे पहले भी। रीडिंग टाइम को क्वेश्चन को करना है, और देखिए रीडिंग टाइम सब मत पढ़िए। देखो जो कंपलसरी क्वेश्चन में उसमें आप पढ़ो बाद में पढ़ो, क्या फर्क पड़ना है? फर्क पड़ रहा है कुछ क्या? तो रीडिंग टाइम कहाँ यूज करना है आपने? चॉइस वाले क्वेश्चन। चॉइस वाले क्वेश्चन में आप अपना टाइम लगाइए। मैं बोल रहा हूँ वन मार्कर भी मत करिए आप, वन मार्कर में भी जो चॉइस वाला है उस पर चॉइस लगाइए आप। रीडिंग टाइम को इस्तेमाल करिए चॉइस वाले क्वेश्चंस की, किस चॉइस को आपको लेना उसमें, उससे आपको बहुत टाइम बचेगा। वरना फिर क्या होता है कि हमने क्वेश्चन वन अटेम्प्ट करना शुरू करा ऑप्शन वाला, वो हमें मुश्किल लग गया, फिर हम उसको काटते हैं, फिर दूसरे पे आ जाते हैं। अगर ये गलती हो भी गई है तो पहले को मत काटिए, उसको क्रॉस नहीं करिए आप, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगले पेज पे चलते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, नरेशंस बिल्कुल लिखनी है आपकी, चाहे एक जर्नल एंट्री तो भी नरेशन लिखनी है आपको। बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर आ जाता है तो भी उसको आप सीरियल नंबर और बेसिस के साथ लिखेंगे, लिखना डिफरेंस के साथ लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 17 से 24 तक, और लेजर का फॉर्मेट 25 से लेकर 30, ठीक है। अकाउंटेंसी का पीडीएफ तो आपको दिख जाएगा वहां पर, वो आपको दिखेगा, मैंने दिखा दिया था पीडीएफ क्या होता है। इफ नो नरेशन एंड प्रॉपर फॉर्मेट्स नहीं है तो बोर्ड 25% तक नंबर आपके काट सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 25 अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है शेयर का क्वेश्चन, आपने नरेशन नहीं लिखी और फॉर्मेट नहीं बनाए, तो बोर्ड आपके कितने नंबर काट देगा? 25%। मतलब 8 में से 6 नंबर का क्वेश्चन है, 25% कितना होता है? 1.5 साढ़े 4 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। एक और चीज देखिए मैंने कि बच्चे क्या करते हैं, मतलब वो मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ऑडी लगता है। जैसे मान लिया ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया, ऐसे 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 ऐसे, डेबिट लिख दिया, रुपीज लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया, रुपीज लिख दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, एलएफ लिख दिया, और डेट, अगर आपके पास डेट नहीं है तो 1 to 3 लिखेंगे आपको पर्टिकुलर्स। अब भाई एक काम और करना है आपको, इस फॉर्मेट को पैंट भी पहना दीजिए और शर्ट भी पहना दीजिए, करा करिए ऐसा, ठीक लगता है। पैंट शर्ट में अच्छा लगेगा ना, ये पता चला गंजी पहन के घूम रहा है कोई, ऐसा तो ठीक नहीं लगेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट। कितना समय लगता है 2 लाइनें ऊपर खींचने में? क्या चीज? लेजर में, जर्नल में भी होता है ऐसा, लेजर में भी ऐसी होता है, लेजर में भी ऊपर की 2 लाइनें होती है ना पर्टिकुलर वाली, उसको खींचते नहीं लोग, ठीक है। हम वैसे कंटेंट से जज करेंगे आपको, लेकिन फिर भी एक 100 मार्क्स वाले बच्चे के अंदर ये सारी सारी चीजें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टू और बाय लिखने के नंबर नहीं कटते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में 2 लिख देते हैं, डेबिट साइड में बाय लिखते हैं। तो भैया मत लिखो ना, क्यों लिख रहे हो? डोंट राइट एनीथिंग। टू और बाय लिखने के नंबर आपके नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जितने भी डरा दिए किसी को। अच्छा, सबसे बड़ी चीज होती है कि अकाउंटिंग के पेपर करते समय कुछ होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे हमारी क्लास में कुछ बड़े शानदार बच्चे हैं, उन्होंने 15 16 17 18 पेपर सॉल्व करे, मतलब उन्होंने सैंपल पेपर सॉल्व करे, और जब बोर्ड के पेपर में जाते एक क्वेश्चन उनका अटक जाता है, फिर कहते होगा कैसे, नहीं 20 सैंपल पेपर करके आऊं, मैं तो करके रहूंगा इसे। बस जैसे ये भाव आपके दिमाग में उबड़ने लगते हैं, समझ लो आपका पराभाव सुनिश्चित है, बस मतलब ये डाउनफॉल इज एश्योर्ड। गए आप उस समय, जैसे ही मेरी बात समझ लेना, मेरे थोबड़े को याद कर लेना, मास्टर ने क्या कहा था। जब मन में ख्वाब आ रहा है ना कि नहीं ये मैं सॉल्व करके रहूंगा, मेरी शक्ल देख लेना, हुलुलुलु वाली शक्ल, शक्ल देख लेना मेरी, याद कर लेना मुझे, मुच्छड़ को मूछ के साथ, बिना मूछ के साथ याद कर लेना, और समझ लेना कि भाई ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब पेपर करते से मेरी शक्ल याद आ जाए, समझ ले अलार्मिंग सिचुएशन है। प्लीज मत करना ऐसा। एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको एक बार और सोच लो, उसके बाद गिव इट अप, छोड़ दीजिए इसको। पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन में अटक गए तो वो
वो जो माइंड में डेडलॉक है वो होना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन को छोड़ दिया, दूसरा कर रहे हैं वो भी खराब हो गया, तीसरा कर रहे हैं वो भी खराब, चौथा कर रहे हैं वो भी खराब, पांचवें में समझ लीजिए आप गड़बड़ हो चुकी है। अब मशीनरी क्या चाहती है? रिलैक्स चाहती है, ऑयलिंग ग्रीसिंग चाहती है। ठीक है, तो इन्विजिलेटर को बोलेंगे भैया ग्रीस लाओ खानी है, ऐसा नहीं बोलना आप उसको। आप अपना पेन डाउन करना, पानी वानी पीना, बॉटल होगी, हेड डाउन कर लेना, 5 मिनट 4 मिनट हेड डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका वो जो साइकिल था डेडलॉक का वो टूट जाएगा, और अब आप फिर किसी और क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे। पास्ट में, ठीक है, बाल भारती का स्टूडेंट एक था मेरे पास, और एक शायद समरविल का स्टूडेंट था। दोनों के साथ ऐसा हुआ था, बाल भारती वाले ने पानी पिया, हेड डाउन करा, एंड ही गॉट 99। मतलब ये नहीं कि पानी पी के एनर्जी आके 99 कर दिया, मतलब उसने अपने हॉर्सेस को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, और वो समरविल वाला नहीं कर पाया था 99, और डिफरेंट नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं। जिस स्कूल का नाम आपके साथ सारी उम्र रहेगा वो निकम्मा स्कूल नहीं हो सकता। स्कूल निकम्मा अच्छा अपने बच्चों से बनता है, टीचर से भी नहीं बनता है। सो ऑलवेज प्रेज द इंस्टीट्यूशन टू विच यू बिलोंग्स टू, क्योंकि सारी उम्र ताउम्र आपके साथ उस स्कूल का नाम जाएगा। तो उस पर फक्र करना सीखे, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। हम जिन स्कूल्स में हुआ करते थे, हमारे पास बैठने के लिए वो जूट की टाट पट्टियां हुआ करती है, लेकिन हम आज भी उसे याद रखते हैं। और जब भी उस स्कूल में जाता हूँ, मैं अंदर करने से पहले उसकी धरती को टच करके माथे पे लगा के तब अंदर जाता हूँ। कहीं भी मेरे कहाँ जहां मैं खड़ा हूँ आज, कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन का 1 साल 1.5 साल का योगदान है। हमें इतना नाशुक्रा नहीं बनना, चाहे उसने आपके साथ कितना ही बुरा बर्ताव किया, बट अल्टीमेटली वो माँ बाप के समान ही है। लेट्स कम टू द पॉइंट। अगर आपसे जर्नल बोला गया है तो जर्नल बनानी ही, आपको अकाउंट नहीं बनाने हैं। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में पूछा गया कि जनरल एंट्रीज बनाइए, तो आप वहां रियलाइजेशन नहीं बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे, कैश बैंक नहीं बनाएंगे। हम लिख देंगे क्या? नॉट आस्क्ड, और नंबर नहीं मिलेगा आपको उस पे। नॉट आस्क्ड बोलकर नंबर आपको नहीं मिलना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां रुपी का सिंबल जरूरी है वहां रुपी का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। वो RS नहीं लिखेंगे, रुपीज नहीं लिखेंगे। रुपीज का सिंबल आपको मालूम है क्या होता है, उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, बिफोर अटेम्प्टिंग द चॉइस क्वेश्चंस, राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द ऑप्शन यू आर अटेम्प्टिंग। ऑप्शन 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑप्शन 2 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लिखिएगा उसको क्लियरली। प्लीज डू राइट इट। ए भी कुछ नहीं करना है, वो सैंपल पेपर में दे रखा हूं लोगों ने, ऐसा नहीं। अगर बोर्ड के एग्जाम में ए बी आ रहा है तो बिल्कुल ए बी लिखिए, फिर ए करके बड़ा सा रेक्टेंगल स्क्वायर डब्बे के अंदर लिखिए उसको, बिल्कुल लिखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू डू दैट। बट वो क्लियर करना है, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने मैथ्स का पेपर अपने यहाँ देखा था, केमिस्ट्री का पेपर देखा था, नहीं लिखा था बच्चों ने ऐसा। बोलिए, बहुत बढ़िया, मरहबा, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा तुमने। शो ओनली दोज कैलकुलेशन विच आर मैंडेटरी एट ए पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, आलतू फालतू की कैलकुलेशन के लिए अपनी शीट के पीछे लिख दीजिए रफ वर्क, और वहां कैलकुलेशन करिए। और सुनो, जब आप कैलकुलेशन को उठा के अगले पेज पे जा रहे हैं, एक बार वेरीफाई जरूर करना उसको। कई बार क्या होता है, हम तारे जमीन वाले के डिस्लेक्सिक बच्चा बन जाते हैं। कैसे? 4935 जो होता है उसको 4395 यहाँ लिख देते हैं, और फिर आंसर में कबाड़ा करते, फिर आंसर मिल नहीं रहा होता, बैलेंस शीट मिल नहीं रही होते। ठीक है, फिर सर कमर पड़ोसी की कमर खुजला रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, क्रॉस वेरीफाई जरूर। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, एक बार प्लीज अपनी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करके देखिएगा क्या आपने कैलकुलेशन को ठीक से लिखा नहीं लिखा। और अगर आपके मन में लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे इसका, राइट हैंड साइड पे अपने पेज को फोल्ड करिए, इतना स्पेस बनाइए, और रफ कैलकुलेशन राइट हैंड उसी पेज के राइट हैंड साइड पे कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए ये आपकी आंसर शीट है, इस तरह की आंसर शीट आपके, इतने हिस्से पे रफ वर्क लिख दीजिए, और यहाँ कैलकुलेशन करिए, यहाँ डू कैलकुलेशन देयर। कैलकुलेशन हर हर क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है, वैसा करिए आप। ठीक है, डू नॉट do your calculation here and there, it will lead to non identification of question number and sometimes even answers also। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि एक तरफ करिए कैलकुलेशन। कई बार बच्चे वो, जैसे हमारा मार्जिन ये होता है पेज का, ये पेज का मार्जिन है हमारा, आप देखेंगे इस तरह का मार्जिन होता है, ऐसे मार्जिन आता है ना बन के, इस तरह का मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप इस मार्जिन में लिखिए हमेशा से, उसके सब पार्ट आप यहाँ बी ABC करके लिखिएगा यहाँ पर। लेकिन आप कैलकुलेशन इधर उधर नहीं करिए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन उसी जगह पे करिए। कई बार आपने लिख दिया 6 यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दिक्कत होती है ऐसे में। अकाउंटेंसी के पेपर में सबसे ज्यादा रायता फैला होता है। एक तो वैसी कैलकुलेशन नहीं समझ रही होती लोगों से, जहां मना है वहीं कर देते हैं। होता है ना जंगल देहात में कोई कहीं भी कर देता है, ऐसा लग रहा होता है आंसर शीट को देख के, है ना। हाँ, सुबह सुबह लघु शंका दीर्घ शंका वहीं कर देते हैं लोग।
डू नॉट चेंज द नंबरिंग पैटर्न। हाँ, मैं बताता हूँ। एक बार हमने क्या देखा, एक बच्चे ने क्या करा, बहुत शानदार बच्चा होगा जो भी होगा, मतलब हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन, उसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था। उस बच्चे ने क्या करा कि सेकंड पार्ट का, पार्ट बी का कैश फ्लो का क्वेश्चन पहले किया, उसको नंबर 1 दिया उसने। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन उसके बाद किया, उसको नंबर 2 दिया। फिर उसने फंडामेंटल का 1 मार्कर उठाया, उसने नंबर 3 दिया। जिस ऑर्डर में करता गया उस ऑर्डर में नंबर देता चला गया। सारे 34 33 क्वेश्चन उसने करे थे, नंबरिंग उसने अपने हिसाब से दी थी भाई ने। सो टेरिबल, मतलब हम 3-4 लोग बैठ के तब जरा के उसकी नंबरिंग को पहली सुलझाई हमने, कौन सा कहां से है। भाई ऐसा नहीं करना। यू अटेम्प्ट इन वट एवर ऑर्डर यू वांट टू अटेम्प्ट, बट डोंट चेंज द नंबर पैटर्न गिवन इन योर क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये बहुत सीरियस चीज है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी ई एफ और ये जी है, ये पैटर्न क्वेश्चन में आ रखा है। वो रोमन 1 2 3 कर देते हैं, वो न्यूमेरिकल 1 2 3 कर देते हैं। नहीं करेंगे ऐसा। अगर आपके क्वेश्चन में 1 2 3 नंबर वाला है ना, नंबर वाला लिखेंगे। अगर न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल वाला लिखेंगे। रोमन वाला, रोमन वाला लिखेंगे। जो पेपर में दे रखा वो पैटर्न फॉलो करेंगे, अपना पैटर्न नहीं बना देंगे। और कुछ महानुभाव क्या लिखते हैं, लेट रामेश्वर इज ए, कामेश्वर इज बी, चामेश्वर इज सी, और फिर पूरा पेपर एबीसी से सॉल्व करते हैं। अकाउंटेंसी में नहीं होना चाहिए, करी होना चाहिए। ऐसा नहीं करना भाई, नहीं करना। ठीक है, लेट 0 इज इक्वल टू 6, एग्जामिनर क्या करता है, लेट 0 इज इक्वल टू 6, फिर नंबर अलॉट कर देते हैं। नहीं करिएगा प्लीज, डोंट डू दैट। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब समझ पा रहे होंगे बात को। इज दैट ओके? चलिए, अच्छा सुनो भाई, वाइल्ड अजम्पशंस देते हैं लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जैसे क्या करते हैं कि जैसे हमने बोला ना, अकाउंटिंग में अगर आप अजम्पशन दे दें तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा, अजम्पशन दे दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अगर शेयर के केस पर नहीं मेंशन है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 10 रुपए प्राइस फेस वैल्यू होगी, और डिबेंचर के केस में 100 रुपए फेस वैल्यू अज्यूम होगी। कुछ कहता है जी नहीं जी, लेट डिबेंचर इशूड ऑफ ₹10,000 ईच। अब ऐसी अजम्पशन थोड़ी चलेगी आपकी यार। अजम्पशन का और छोर सिर पैर होना चाहिए ना, वाइल्ड अजम्पशन मत दीजिए। ठीक है, अच्छा, नो अजम्पशन लाइक लेट शर्मा भी है और वर्मा भी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ेगा। किसी को लगता है ना कि एक बच्चे को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, सर इतने पेज में खराब करके आ गया, भैया कोई बात नहीं है। बोर्ड पेपर होने के बाद मथुरा वृंदावन में कहीं रिज एरिया में 10-12 हजार पेड़ लगा देना यार तुम, लेकिन अभी तुम गिल्ट मत पालो। आप एक्स्ट्रा शीट लेना चाहें ले सकते हैं, आपको क्रॉस करनी है आप क्रॉस कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन आपके फ्यूचर का है, एनवायरमेंट से भी मत बनिए आप अभी। राहुल बाबा ध्यान दीजिए, कभी भी वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना जिनमें बैलेंस शीट बनानी होती है, जिसमें बैलेंस शीट टैली करनी होती है। जहां भी कुछ टैली करने वाली चीज आएगी उस क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि अगर टैली नहीं हुआ, वैसे तो अब आप देखेंगे ना पैटर्न में आपके यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाने के लिए मना कर रहे हैं। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला तो मत बनाना। ठीक है, कोई बोलता है फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर ठीक है नहीं, भैया वो एग्जामिनर अपने आप देख लेगा। बैलेंस शीट मत बनाना। अगर बोला प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही बनाना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बोली तो नहीं बनानी है। रिजोल्यूशन के क्वेश्चन में बोलता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, भाई लोग कैपिटल और कैश बुक बना के आते हैं, कहता है ले मास्टर चेक कर जितना चेक करना है। ऐसा नहीं, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है। ठीक है, आप नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्लीज जितना बोला जाए उतना करिए। ये आपको कितना आता है वो उसका कंपटीशन नहीं है। ये आपसे क्या पूछा जाए आपको उसका जवाब देना है। आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लो क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके ए बी 2 पार्ट हैं। तो 27A एक अभी यहां कर दिया और एक कर दिया फॉर्मेट के बाद, ऐसा नहीं करना। ए और बी दोनों पार्ट एक ही जगह पे करने हैं आपने। ठीक है, और कोशिश करिए कि पार्ट बी एक साथ कर लें और पार्ट ए फिर एक साथ कर लें। लेकिन अगर आप जम्बल भी करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कैश फ्लो का पहले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34, उसे क्वेश्चन 34 लिख दें क्लियरली। फिर आपको क्वेश्चन 1 करना है तो 1 कर लीजिए, क्वेश्चन 7 करना है 7 कर लीजिए, 24 करना है 24 कर, 31 करना है कर लीजिए, बट मेंशन क्वेश्चन नंबर क्लियरली। अगर आपके पेपर में ऑप्शन ए बी लिखा है तो ए बी लिखिएगा, नहीं लिखा तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करके लिखिएगा। बट एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओवर राइटिंग, अच्छा ओवर राइटिंग में मैं बताऊं, बहुत ज्ञानी है स्त्री पुरुष होते हैं हमारे, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो जैसे देखो सबसे पहले एक चीज देखना, डिवेंचर वाले क्वेश्चन में खास तौर पे बोल रहा हूं आप लोगों से कि डिवेंचर में ₹10,000 डिवेंचर अगर बोला है और आपने उसको नहीं पढ़ लिया तो हर जगह 2-2 जीरो एक्स्ट्रा जाएंगी फिर। समझ रहे हो?
₹10,000 और डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, तो कितने डिबेंचर इशू हुए? 100 डिबेंचर इशू हुए। 100 इंटू 90, 100 इंटू 70 ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से करेंगे, दो चीजें एक्स्ट्रा। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको बड़ा क्रॉस लग जाएगा वहां। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय, स्पेशली कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन को करते समय, कैश फ्लो के क्वेश्चन को करते समय, आपको रुपीज का ध्यान जरूर से रखना है। उस पर आप केयरफुल रहेंगे। अगला एक बात, आपने लिखा 1,000, आपको लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए था, या आपने लिखा 10,000, आपको लगता है ये नहीं चाहिए था, ठीक है, तो लोग ऐसा कर देते हैं। ऐसा, हाँ, कितना बढ़िया ना, करेक्शन हो गई। अभी करेक्शन कहाँ हुई? करेक्शन करनी है तो इसको बड़ा जीरो बना दीजिए, बड़ा जीरो, तब करेक्शन बनेगी। कुछ लोगों को लगता है ना वो जीरो को गुचुड़ मुचुड़ काट दिया तो वो नहीं, कंफ्यूजन होता है, वो उसी का पार्ट लगता है, ठीक है। या आपको क्या करना है, 1,000 ये, तो इसको ऐसा काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए इसको। वाइटनर वाइटनर लगाने का समय नहीं होता, ऐसा काट दीजिए इसको, क्योंकि वाइटनर खट 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 करेंगे, पुलिस करेगी, पूरी क्लास देगी क्या हो रहा है भाई, मदारी कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्रॉस करनी है कोई वैल्यू, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, क्रॉस करनी है, ठीक है। और मैंने बोला कि कोई क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया, उसको क्रॉस नहीं करना है, पेंसिल से भी क्रॉस नहीं करना है आपने, ठीक है। और कुछ बच्चों के पास बहुत फालतू टाइम होता है, जितनी शीट बच जाते हैं उसको अपने आप ब्लू पेन से क्रॉस क्रॉस लगा रहे होते हैं, क्रॉस क्रॉस लगा रहे होते हैं। नहीं करेंगे ऐसा भाई, वो एग्जामिनर करेगा, उनको इस बात के पैसे मिलते हैं, आपको नहीं करना है वो काम। एवरीबडी इज गेटिंग दैट? इक्षिता या आर्यन समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. आर्यन, ठीक है जी। सारे के सारे अमाउंट ना लेजिबल होने चाहिए आपके, लेजिबल, क्वेश्चन नंबर लेजिबल होना चाहिए, जो भी अमाउंट लिखते हैं लेजिबल होना चाहिए, ठीक है। आप कहते हैं मैं तो 4 ऐसे ही लिखता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। 4 4 की तरह होना चाहिए, 9 9 की तरह होना चाहिए, 5 5 की तरह होना चाहिए, 8 8 की तरह होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि एनसीईआरटी सीबीएसई किसको फॉलो करें। जहां सीबीएसई ने बोल रखा है सीबीएसई ही फॉलो करें। जैसे सीबीएसई ने बोला, एक एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, मैं जरा डिस्कस करूं आपके साथ। हाँ, देयर वाज अ क्वेश्चन कि अगर डेटर के बारे में कुछ ना बोला जाए, डेटर के बारे में जनरली बोलते हैं कि डेटर जो होते हैं ना, डेटर 10,000 रुपए के थे, आपने उन्हें ट्रांसफर कर दिया डिसोल्यूशन के केस में, और डेटर में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट था, उसे लायबिलिटी बोल के ट्रांसफर कर दिया। डेटर 40,000 का, डाउटफुल डेट 5,000 के प्रोविजन, तो डेटर रियलाइज इन फुल। तो लोग क्या करते हैं, डेटर 40 में से 5,000 का प्रोविजन माइनस करके 35,000 रियलाइज करते हैं। बिल्कुल नहीं, डेटर 40,000 का, अगर बोले बैड डेट 4,000 का, तो 36,000 रियलाइज होगा, कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होगी। अच्छा, अगर डेटर के बारे में कुछ बोला ही ना जाए तो क्या करेंगे, फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देना उसको, क्या कर देना उसको, फुल वैल्यू पे उसे रियलाइज कर देना। क्वेश्चन में बोला हुआ है, किसने, सीबीएसई ने बोला हुआ है कि अगर टेंजिबल एसेट्स हैं, करंट नॉन मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो आपको क्या करना है, उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देना, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स कुछ अलग चीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो फिक्टिशियस होती है, वो इंटेंजिबल नहीं होती है। गुडविल पेटेंट कॉपीराइट होती है, वो इंटेंजिबल होते हैं, प्लांट मशीनरी लैंड वगैरह वो टेंजिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर इनके बारे में कुछ ना बोला जाए रेजोल्यूशन में, तो उनको फुल वैल्यू पे रियलाइज करना है। जगह उसको, क्या हो गया, सोए नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, और आगे चलें थोड़ा सा। तो ट्रीटमेंट जहां सीबीएसई साइलेंट है, वहां एनसीईआरटी का ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, फॉलो करके चल रहा है। अच्छा, एक और चीज है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होगा ना, उसको अगर आपके पेपर में न भी बोला जाए तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री कर देना भाई आप लोग, ठीक है। राइट ऑफ करने की एंट्री उसे कर देना। आई स्टार्ट इट अगेन, बोलिए। किसका? हाँ हाँ, चैप्टर 2, हाँ। एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, टीएस ग्रेवाल कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हम नहीं बोल के चल सकते हैं, तो आप आपके पास है। जैसे आपको ध्यान होगा कि मैंने ना बिजनेस स्टडीज के पेपर में आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिवाइज करके भेजा था, तो मतलब उसका अंडरलाइन करके भेजा, क्योंकि जितनी भी बुक्स इस समय 1986 चल रहा था, और फिर कोई बोलेगा जी नहीं एनसीईआरटी से भी हमने पढ़ा है जी, तो गड़बड़ हो जानी थी। तो आप कौन, हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, मैं अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, बाय द एंड ऑफ दिस क्लास में भेज दूंगा, एनसीईआरटी की वेबसाइट निकाल के क्लास ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, इन्फॉर्मेशन जो बॉक्सेस में गिवन होती है उसको भी पढ़ना है। और सुनो, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं और आप एनसीईआरटी से कंपैटिबल नहीं है,
तो टीएस ग्रेवाल की थ्योरी तो एटलीस्ट पढ़ लें, और टीएस ग्रेवाल की थ्योरी खत्म होते ही जब एक्सरसाइज शुरू होती है ना, असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपके पास ये टाइम नहीं कि अपने माइंड को आप पजल करें अभी। जब आप एक, जैसे मैंने बोला, आपने डिसोल्यूशन खत्म कर लिया, तो टीएस ग्रेवाल के असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस सारे कर डालिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे कर डालिए। पढ़ना है सिर्फ आपको, मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं पहले मार्क करूंगा फिर मैं आंसर चेक करूंगा, नहीं, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए उन क्वेश्चंस को, वैसा करके, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम मिले आपके पास तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर ले, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है एनसीईआरटी में, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। ये हमने जो फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, ये हमने करीब करीब शायद दिसंबर के महीने में डिस्कस किया था, या मेरे ख्याल से नवंबर में प्री बोर्ड के बाद हमने डिस्कस किया था। अब तो खैर इन चीजों का टाइम नहीं है। कुछ रिलेटेड टॉपिक आपके पास थे, वो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, कंपैरेटिव कॉमन साइज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आप, कई बार क्या होता है कि सैंपल पेपर तो ना बिल्कुल नए वाले हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10 ईयर उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, 10 ईयर पेपर्स का, या कुछ लोगों के मन में बड़ी इच्छा होती है कि हम ना नेट से क्वेश्चन डाउनलोड करके करें। लेकिन एक बात देखना बेटा, आपके 2 साल पहले कोरोना बैच का सिलेबस चलता था, उसमें बहुत सारी चीजें डिलीटेड थी, तो वो रिस्क मत लीजिए। आप सैंपल पेपर उठाइए और सैंपल पेपर से क्वेश्चंस करिएगा जो कि लेटेस्ट वाले हों, नेट से उठा के मत करिएगा कुछ भी। अब नेट से उठा के करने का टाइम नहीं है, जो आपको आता है उसे सॉलिड करिए। कुछ लोगों को तो बहुत कुछ नहीं आता है, वो क्या करेंगे, मेरे साथ बैठेंगे वो लोग, ठीक है। आ, अब 5 साल के सैंपल पेपर करने का तो टाइम नहीं है, जो पिछले साल का, इस साल का जो बोर्ड का सैंपल पेपर आया था उसको ढंग से देख लीजिए एक बार, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हद से हद उससे पिछले साल का अगर दिखता है तो दिखता, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए उसको। और जो भी सैंपल पेपर की किताब आपके पास होगी उस किताब को आप लेके चल सकते हैं। हमने बहुत सारी किताबें, यहाँ टीएस ग्रेवाल है, एससी शर्मा, डीके गोयल, टुगेदर रचना सागर, सीबीएसई परीक्षा वाला, ये भी रचना सागर वालों की होती है। परीक्षा के जो पेपर होते हैं ना, बहुत थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। अगर आपने परीक्षा वाले जो होते हैं, हाँ, 3 बुकलेट आती हैं वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कर लिया अच्छी बात है, नहीं करा तो भी कोई ऐसा नहीं कि आपने कुछ लूज कर लिया या बहुत सिग्निफिकेंट गेन कर लिया, ठीक है। देखिए, अगर किसी ने पहले सैंपल पेपर नहीं करे, किसी ने अभी सैंपल पेपर नहीं करे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, आप उस तरह से सैंपल पेपर करेंगे। ये हमने बोला ना, डाउनलोडेड सैंपल पेपर नहीं करेंगे, उससे कंफ्यूजन क्लियर होता है। जो भी आपको हैंडआउट्स वर्कशीट दिए मैंने, अगर आपको देखे, कम से कम इस दौरान एक दिन में एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करना। एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, उसकी गलतियों को नोट कर लेना एक जगह पे। दूसरा सैंपल पेपर करने से पहले उन गलतियों को आप क्या कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तीसरा सैंपल पेपर करेंगे तो उन दोनों सैंपल पेपर की गलतियों को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। 3-4 सैंपल पेपर तो करना बनता है भैया आपका, इतना तो करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। और बाकी तो खैर कुछ नहीं है, बाकी तो अब खत्म है, इसमें और कुछ नहीं है, इतने मुझे बताने के लिए था यहाँ पर। एंड आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस अभी और करूंगा, बोलिए। मत करो ना फॉर्मेट यूज, डॉक्टर ने थोड़ी बोला फॉर्मेट यूज करना है, डोंट यूज। हाँ, छोड़ दो, हाँ, वो टीचर अपने आप काटेगा, तुम्हें काटने की जरूरत भी नहीं है उससे। लेकिन अगर फॉर्मेट यूज करा है आपने, तो आपको बहुत क्लियरली लिखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमारा पेपर जो है ना, होता है ना, वो शुरू की कुछ लाइनों में भर जाता है, और फिर लाइनें खाली हो जाती है, फिर फॉर्मेट शुरू होते हैं, फिर फॉर्मेट शुरू होते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो आपको जहां आपकी लास्ट लाइन है, जहां आपकी लास्ट लाइन है, वो बड़ा बड़ा लिख देना है, क्वेश्चन नंबर इतना इतना हैज बीन डन ऑन प्रिंटेड फॉर्मेट्स, लिखना वो जरूर से लिख देना वहां पर। क्योंकि जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो कुछ आंसर शीट ऐसे आते हैं जिसमें कि 20-20, 25-25 नंबर बढ़ते हैं। एग्जामिनर ने पेपर चेक करा, एक शीट खाली, क्रॉस, एक, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट, 5 शीट क्रॉस, और ध्यान ही नहीं दिया कि आगे जो है फॉर्मेट में बच्चे ने क्वेश्चन कर रखा होगा। तो हमारा सबसे, मतलब जैसे मैं चेकिंग नहीं करता हूँ, बट आई सुपरवाइज द चेकिंग ऑफ अदर टीचर्स, तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि भाई फॉर्मेट में उसने मार्किंग करी है नहीं करी है। तो मतलब 100 अगर टीचर चेक कर रहे हैं तो उसमें से कम, मतलब मैं बोलूँ कि 20% टीचर ऐसा करते हैं कि वो फॉर्मेट में चेक मार्किंग करना भूल जाते हैं, और मार्किंग कर दी तो उसकी टोटलिंग करना भूल जाते हैं, ये भी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि फॉर्मेट के बीच में और आपके पेपर खत्म होने के बीच में बहुत लंबा गैप आ जाता है। तो वो बहुत क्लियरली मेंशन करें आप, बहुत क्लियरली मेंशन करें कि आपने बाकी के क्वेश्चन कहाँ अटेम्प्ट करें, फॉर्मेट में अटेम्प्ट करें, ठीक है। और कोई इतना टाइम नहीं लगा सकता तो फॉर्मेट अटेम्प्ट ही ना करें, आई सजेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आप, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको फॉर्मेट अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है।
आपको एक डॉक्यूमेंट और शेयर करा गया है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, जरा रुक जाइए। अह, ये डॉक्यूमेंट सभी खोल लीजिए अपने पास, जो मैंने आपको प्रिंटेड फॉर्मेट दिया आज। इसमें वो क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं। और स्कैनर तो मैंने सोचा, स्कैनर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, किसी में 7, किसी में 12, किसी में इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर में स्कैनर के क्वेश्चन ज्यादा है। अगर आप सॉल्व क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, या अगर आप इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको लगता है कि अनसॉल्व करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप इलस्ट्रेशंस और स्कैनर के क्वेश्चंस कर लें। आप अनसॉल्व वाले को छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी सभी के पास टाइम है, आज का दिन भी आपके पास है, कल का दिन भी है, और आपके पास प्लान आ गया। थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि एक एक बुक के चैप्टर को खोल के क्वेश्चन को लिख के नंबर करके पहले लिखना फिर टाइप करना, इट वाज अ टीडियस टास्क। लेकिन समहाउ आज से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मतलब इसमें वो सब क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करिए जिनको करने से आपका पेपर कंफर्टेबली हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखेंगे आप, अगर देखेंगे जो बड़े चैप्टर हैं ऑब्वियसली उनमें ज्यादा क्वेश्चन हैं। इलस्ट्रेशन से एक सहूलियत ये रहती है कि अगर आप आंसर में अटकते हैं तो आप उसका आंसर देख भी सकते हैं। अब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहला कोशिश आपको यही करना है कि हम उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि पूरा सॉल्व कर सकते हैं तो आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिए उसको, और अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे आप अटक रहे हैं तो तुरंत से आप आंसर देख लेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इलस्ट्रेशन और स्कैनर करें, क्योंकि इलस्ट्रेशन में भी सॉल्यूशन गिवन होता है और स्कैनर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व है। तो आपको क्या हो जाएगा, चीजें दिख जाएंगी आराम से। इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर मैंने लास्ट दिनों के लिए इसलिए रखा था क्योंकि वो जल्दी से गुल हो जाते हैं दिमाग से, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर आपने उसे पढ़ लिया, देखिए, और एक और चीज है इस फॉर्म इस तरीके से प्रिपरेशन करने में, अगर आप कोई टारगेट जल्दी अचीव कर लेते हो तो आप अगले दिन के टारगेट पे चल सकते हो। और ये एक एग्जाम्पल भर है, आप ऑर्डर बदलना चाहे तो ऑर्डर भी बदल सकते हैं। जैसे कल मैंने कहा था ना कि आप डिसोल्यूशन है चैप्टर 1 2 3 कर लें, तो किसी ने डिसोल्यूशन चैप्टर 1 2 कर लिया, कोई कर पाया था? नाइस। डिसोल्यूशन और, ठीक है, तो आप इस शीट को ले सकते हैं। अब इसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट गाइडलाइन है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के करने हैं, ठीक है। क्या तो सभी के, हाँ जी बोलो बेटा। मतलब ऐसा कोई मतलब कोई टाइम लेकर चले कि एक चैप्टर इतने से इतने टाइम में हो जाना चाहिए नहीं बेटा, लगभग? देखो, हमने जैसे 27 तारीख का टाइम दिया आपके सामने कि आपको फंडामेंटल चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। तो हाँ। 27 तारीख खत्म होने तक, मतलब 27 तारीख रात के 12 बजे तक आपके ये हम्म। हो जाने चाहिए क्वेश्चन नहीं, इलस्ट्रेशन विद। मैं ये कह रहा हूँ एक कि जैसे 1 घंटे में ये वाला चैप्टर हो जाना चाहिए या इससे ज्यादा टाइम नहीं, नहीं ऐसा लगेगा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 घंटे में कर लें, 2 घंटे में कर लें, लेकिन वो हो जाना चाहिए टास्क, उस दिन का टास्क पूरा हो जाना चाहिए। और देखो बेटा, आपके पास इतना टाइम तो है नहीं ना, क्वेश्चन कम थोड़ा ही है, क्वेश्चन काफी है, हाँ। ठीक है। कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन करना सबको है पूरा, ठीक है। इससे इससे ऐसा करने से आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी और एक स्टैंडर्डाइज तरीका करने का। वरना देखिए, मुझे मालूम है ना कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं और कौन से ज्यादा इंटेंसिटी के, तो मैंने वो चुन के दे दिया आपको। अगर आप खुद करने बैठते तो आप रेंडमली कैसे पिक करते, बताओ कैसे पिक करते, क्या करते, आपका क्या आइडिया होता इफ यू हैव टू डू दैट? बस वही करता, ठीक है, या कोई और करते। लेकिन सारे क्वेश्चन करने का समय तो अब है नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप तीनों कैटेगरी निपटा पाए तो बहुत अच्छा, तीनों कैटेगरी नहीं निपटा पाते हैं आप, तो इलस्ट्रेशंस और स्कैनर मिला के कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन स्पीड से करना है, फॉर्मेट बना के करना है। अभी भी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। अगर आप इन 5 दिनों में फॉर्मेट नहीं बना पाए तो फिर बोर्ड के पेपर में फॉर्मेट बनाना भूल जाइए, फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लिखा है कि थ्योरी जो है अपनी बुक से जरूर से पढ़ लें। आप थ्योरी पढ़ने के, अगर आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं थ्योरी में आखिरी दिन पढ़ेंगे, नहीं, साथ साथ पढ़ते चले। आप देख रहे हो ना, टीएस ग्रेवाल के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ बॉक्सेस के अंदर कॉलम दे रखे हैं। स्पेशली थ्योरी कहाँ पढ़ने की जरूरत है आपको, फंडामेंटल में थ्योरी पढ़ने की जरूरत आपको है, इश्यू ऑफ शेयर्स में, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में, कैश फ्लो और रेशियो में थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। बाकी जगह पे अगर आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी निकालें तो काम चल जाएगा, लेकिन थ्योरी जरूर से पढ़ना है। हैंडआउट जो आपको दे रखे हैं, एक रीजन, जैसे मान लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का हैंडआउट है, गुडविल के फॉर्म आउट, गुडविल उसमें देखा कोई सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, रिजोल्यूशन के, कैपिटल एडजस्टमेंट के। और ये मैंने लगभग लगभग सबको करवाया, अच्छे से करवाया। जिन्होंने रिवीजन क्लासेस करी उनको भी करा, कुछ लोगों ने रिवीजन क्लासेस में आना छोड़ दिया था,
हैं बहुत सारे लोग ऐसे। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो टाइम तो बीत गया बीत गया। सैंपल पेपर करेंगे, जो गलतियां निकल आएंगी उसे नोट करेंगे, अगला सैंपल पेपर करने से पहले उन गलतियों को पढ़ लेंगे ताकि अब से दोबारा ना करें। ठीक है, और जिन्होंने एक भी सैंपल पेपर नहीं करा है, इट इज माई एडवाइस, आप चाहे रात जगह चाहे दोपहर जगह, एक सैंपल पेपर एक दिन में तो करना ही करना है। ठीक है, वैसा करना। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आप नाउ ओवर टू यू, आपको कुछ अगर कोई डाउट स्पेसिफिक हो ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी का अगर है तो यू कैन आस्क। है भाई, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी में ऐसा क्या है कि बच्चा बार बार बोलता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है ऐसा उसमें? तुम्हें क्या हर्डल है बता? तो तुमने कभी खोल के किताब पढ़ के देखा है? नहीं पढ़ के देखा, तुमने नहीं पढ़ के देखा, गलत बात है। नहीं, मेरे ये तो हो गया, मैं जो कंसेप्ट है वो तो मैं बताऊंगा अभी। अभी मैं बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल में किस पे एम्फेसाइज करना है, एडमिशन में कहाँ एम्फेसाइज करना है, ये मैं बोलने वाला हूँ। सब अपने रजिस्टर अपने हाथ में नोटबुक लेके नोट करते चले उस चीज को। हाँ नहीं, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, आज नहीं। मैं कल ना उसके प्रिंटेड नोट्स दूंगा आप। रेजिंग और राइटिंग ऑफ वाला गुडविल का जो है ना, दैट आई विल डू इन टुमारोज क्लास, वो मैं कल दूंगा आपको। वो मैं प्रिंटेड नोट्स मैंने बना रखे, टाइप होना बाकी था, दैट आई विल गिव यू टुमारो। तो मैं पहले क्लास ग्रुप में नोट्स दे दूंगा, जो यहाँ आएगा मैं उसको हैंड आउट दे दूंगा, वैसा करके। ठीक है, चलिए। अब any query relating to question paper, any query relating to your syllabus, any query relating to anything whatever is in your mind, वो मुझे बताइए अगर है। नहीं है तो फिर मैं फंडामेंटल से बोलना शुरू करता हूँ कि क्या क्या एरिया इंपॉर्टेंट है जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑनलाइन ऑफलाइन में एनी क्वेरी, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क, बोलिए। है किसी का कुछ? इक्षिता का, आर्यन का, किसी का? No, sir. ठीक। कोई बात नहीं, वो मेरे से जब जब हम इसको वाइंड अप करेंगे तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ हूँ पूरा आप ही लोगों के लिए। अगर अभी भी लगता है किसी को कुछ चीज जीरो से समझनी है तो मुझे बता दे, प्लीज मुझे बता दे। आज टाइम है हमारे पास, कल भी टाइम, परसों भी टाइम हमारे पास है, हम कर सकते हैं उसको। लेकिन आप बोलेंगे 29 तारीख को मुझे मुझे कैश फ्लो पढ़ा दो जी जीरो से, तो कैसे पढ़ेंगे भाई? 29 को कैसे पढ़ा जाएगा कैश फ्लो? ठीक है, चलो। नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आएगा तो मुझे बता देना, अभी हमारे पास टाइम है, हम उसको कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब जरा मैं एक एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ कि फंडामेंटल में किन किन एरियाज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 मार्कर 4 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं उनमें वो चीजें कवर होती हैं। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल अगर हम देखें यहाँ पर तो उसमें हमारे पास 1 मार्कर क्वेश्चंस में जो आते हैं, जो एरिया आपको रिवाइज नोट से कर रहे हैं, जो आपको नोट्स भेजे गए थे उनसे रिवाइज करने के लिए जरूरी है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिवाइज कर सकते हैं वहां से। नंबर 3, पास एडजस्टमेंट्स, ये आपको रिवाइज करनी है। नंबर 4, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये पास एडजस्टमेंट्स आपको रिवाइज करना है। और नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पास एडजस्टमेंट्स में आपको क्या ध्यान देना है? नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान देना है, नॉर्मल क्वेश्चंस प्लस नॉर्मल क्वेश्चंस है उन पर ध्यान देना है। उसके अलावा किस पे ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, पास एडजस्टमेंट्स के नॉर्मल क्वेश्चंस के अलावा क्वेश्चंस वेयर interest on capital is to be calculated and closing capital is given। एक इस चीज पे ध्यान देना है। पास एडजस्टमेंट का नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको मालूम है, इसमें आना ही आना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हो गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है लेकिन आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और तब जाके उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। एक चीज तो ये होती है। एक चीज और इसके अंदर आती है, वो ये है क्वेश्चन वेयर प्रॉफिट was insufficient to allow interest on capital। ये पास एडजस्टमेंट में भी
इंपॉर्टेंट है और ये रूटीन क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं यहाँ इस जगह पे भी, ठीक है, वेयर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट फॉर appropriations such as IOC, partners, salary, commission, etc. मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है जिसमें कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, मतलब प्रॉफिट 50,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख बन रही है, सैलरी बन रहा है, कमीशन बन रहा है, वैसा वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, ये मैंने मार्क कर रखी है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। और मैंने भी कराए थे ऐसे क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं आपको, वो क्वेश्चंस आपको करने ही करने, और वो जो आपको शीट दे रखी है इसमें उन तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, इलस्ट्रेशन में दिखेगा, नहीं दिखेगा तो एक्सरसाइज में दिखेगा, नहीं तो स्कैनर में जरूर दिखेगा आपको वैसे क्वेश्चन, इन पर ध्यान देना है। तो जब क्वेश्चन देखें तो अपने दिमाग में लगा के चलें कि कहीं ये क्वेश्चन वैसा तो नहीं है। देखो पास के क्वेश्चन में गलती यही करते हैं, बच्चा छूटते क्वेश्चन करना शुरू करता है, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करता कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, और ये बहुत रेयरली पूछी जाने वाली चीज है, लेकिन अगर हो गया तो 100% गलत होगा पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करते समय। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें लिखा था कि मैनेजर क्या कहते हैं एज कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन एंड सच कमीशन, जहाँ रेट अपॉन में 100+ रेट करना होता है। अच्छा एक मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको, मैंने जो महसूस किया, एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है जी। लिखा है क्या? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, तो क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 होगा। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या चीज होती है? क्रेडिट साइड के सारे आइटम जोड़ें और डेबिट साइड में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी माइनस करें, उसका 10% ट्रांसफर कर दें। लेकिन अगर बोले 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, तो क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100+ रेट होगा, ये ध्यान रखना। तो हमने जो भी क्वेश्चन करे थे साल भर ऐसे क्वेश्चन करे थे, ऐसे क्वेश्चन नहीं करे थे। होता है ना, मैनेजर्स कमीशन इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, रेट अपॉन में 100+ रेट करते थे, ये ध्यान रखना। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्रेडिट के सारे आइटम जोड़ दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन माइनस कर दी, जो भी नेट प्रॉफिट की फिगर आई उसको रेट अपॉन में 100+ रेट तब करना जब नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाए तब, अदरवाइज नहीं। सिंपल 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, हम क्या करेंगे? रेट अपॉन में 100 ही करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो फंडामेंटल में आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। गारंटी पास एडजस्टमेंट के साथ मिला के आ सकती है, ठीक है, गारंटी पास एडजस्टमेंट के साथ मिला के अगर दे दें तब आपको उस पर ध्यान देना है। या फिर मान लो गारंटी में दो लोगों को गारंटी दे रहे हैं, क्वेश्चन करते समय देखना, तो मैंने क्वेश्चन कराए थे ऐसे, दो लोगों को हम गारंटी दे रहे हैं, और गारंटी जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम लोग, तो एक की गारंटी नहीं आती, एक का सरप्लस आ जाता है, तो कुछ नहीं, आपको एक की गारंटी से काम चलाना है। गारंटी इन केस ऑफ लॉस भी मैंने करवाया हुआ है आपको, ठीक है, वो जितने भी मैंने आपको आज हैंडआउट में क्वेश्चन मार्क करके दिए वो सब वहां पर यूजफुल है, ध्यान रहेगा, ठीक है। ये तो हुआ कौन सा चैप्टर आपका? पास एडजस्टमेंट्स का। उससे पूछो क्या डाउट है, कौन सा वाला? ये 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, नेट प्रॉफिट अपॉन में रेट अपॉन में 100, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100+ रेट करेंगे, जैसे होता था 11th में मैनेजर्स कमीशन वाला पार्ट, वैसा पार्ट था ये। तो ये एरिया आपको स्ट्रॉन्ग करके चलने, क्वेश्चन इन्हीं के आसपास आने वाला है, और मतलब होना क्या है, मतलब सारा कुछ तो इसी में कवर हो जाता है ना। 1 मार्कर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से होती है। कई बार क्या होता है, पास एडजस्टमेंट से सिंगल क्वेश्चन, अगर पेपर आपको लेंथी बनाना हो किसी ने, तो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आपको किसमें दे देंगे? वो 1 मार्कर में दे देंगे। तो ऐसे में अगर आप वहां अटकोगे तो फिर आप 3 नंबर का क्वेश्चन का टाइम खराब कर रहे हो ना अपना। इसलिए जो सीधे सीधे हो जाए होने दीजिए उनको,
और सुनो, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको वो पहाड़ जैसी कैलकुलेशन नहीं दिखानी है कभी भी। अगर आपने 1 मार्कर क्वेश्चन में खूब सारी कैलकुलेशन दिखा रखी है और आपने आंसर गलत कर रखा तो भी 0 ही मिलना है आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ऑप्शन ए है, और ए में लिखा कि प्रॉफिट इज अ चार्ज, तो ए और उसके आगे की लाइन लिखनी भी है। ऐसा मत करना, जैसे मैंने देखा था एक बच्चे ने मुझे बताया कि यूट्यूबर ने बोला कि क्वेश्चन नंबर है, उसमें आप एबीसी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, तब भी नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोगों का ए और डी ये भी मैच नहीं कर रही होती चीजें, तो ऐसे में फिर हम कैसे देखते हैं कि सेंटेंस ठीक लिखा है नहीं लिखा है। कई बार हमारे मन में क्या होता है कि हमने ऑप्शन तो लिख दिया ए, जो कि गलत था, लेकिन उसका आंसर हमने ठीक लिख दिया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, उसको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एबीसी लिख के आओगे तो फिर बेनिफिट डाउट तो जाएगा नहीं ना कहीं पर भी। तो 10 का ए है और ए का सेंटेंस भी लिख देना है पूरा, वैसे करके चलना है, ठीक है। और आपको ऑप्शन, अब तो आप पार्ट ए कर रहे हो पार्ट बी कर रहे हो, वो तो अब आपको बहुत क्लियरली लिखना है। क्लियर है? अच्छा, ये तो किसकी बात हुई हमारी, पास फंडामेंटल की बात है। फंडामेंटल के बाद अगला चैप्टर हमारा कौन सा आता है, गुडविल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। गुडविल में जितनी तरह की टेढ़ी आड़ी तिरछी एडजस्टमेंट्स होती थी मैंने सब कराई थी आपको, ठीक है। स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना, ठीक है, या फिर मशीनरी की वैल्यू को क्या मान लेना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना, फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना, ठीक है। कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बनते हैं। जैसे सुपर प्रॉफिट दे रखा, आपके पास गुडविल की वैल्यू दे रखी है, आपसे बोलता है एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, गुडविल की वैल्यू बोल रखी है, आपको बोल रखा सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में वो क्वेश्चन जरूर से करना। क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, आपसे रेट निकलवा रहा है या आपसे प्रिंसिपल निकलवा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स, ऐसे निकलवा रहा है। कहीं आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, कई बार क्या है कि मंथली विड्रॉल है, तो अगर आपने मान लिया कि लेट ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग इज एक्स, और आपने एक्स की वैल्यू सपोज 36,000 निकाल ली, अगर मंथली विड्रॉल था तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मंथली वैल्यू निकलेगी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है कि आपसे वो मंथली वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स निकलवा रहा है या फिर एनुअल वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स निकल रहा है, टोटल ड्राइंग्स निकलवा रहा है। तो ये क्वेश्चन में मैंने मार्क कर रखे हैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, जो आप ये शीट देखेंगे उसके अंदर दिखेंगे आपको वाले क्वेश्चंस, ठीक है। गुडविल में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड उसका ध्यान रखना है, और आपकी किताब में एग्जांपल 1, 2 करके 2 क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है लायबिलिटी साइड एक्सरसाइज अप्रोच से, उस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख के जाना। ये रिवीजन में मैंने अच्छे से बताए थे आपको, और जब हमने क्वेश्चन शुरू में कराए थे तब भी दिखाया था आपको। तो गुडविल की जो शीट है, हैंड आउट है आपका, उसको पहले पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आज हमने बोला कि आज हमें गुडविल रिवाइज करना है, तो उसके हैंडआउट को पढ़ लिया। डिसोल्यूशन रिवाइज करना है, उसके हैंडआउट को सिर्फ पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लिया। पढ़ने से ही आपकी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपने जब पढ़ा था बहुत पहले था, और बहुत पहले पढ़ा भी नहीं था ये भी नहीं पता पढ़ा था नहीं पढ़ा था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास हैंडआउट्स नहीं है, नोट्स, सभी के पास सारे नोट्स है ना? किसी के पास कुछ नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कल उसके लिए प्रिंट आउट निकाल के ले आऊंगा। सारे अगर बेचने के लिए चाहिए तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है। मतलब अगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि एक आध गुम हो गया तो मुझे बता देना, आई विल गिव प्रिंट आउट टू देम। पीछे डॉक्टर आनंद आप बताइए। अच्छा ठीक है। चेंज इन पीएसआर आता है। चेंज इन पीएसआर में वो रेशियो की कैलकुलेशन शायद ना आए, लेकिन हमारे पास रिजर्व था, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, वो वाले क्वेश्चंस आपको 1 मार्कर में दिख जाएंगे कि भाई देखिए रिजर्व फर्म के पास था इतने का, एंड फर्म डिसाइड करती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए और पार्टनर रिजर्व को ना बांटे। तो ऐसे में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती है ना, उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन आता है कि पार्टनर 1:1:1 की रेशियो में थे, दे डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो 3:2:1, ठीक है, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे करने से क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो होगा वो क्या बन जाएगा, बेस ऑफ कंपोजिशन बन जाएगा। रिवीजन में ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए थे। वैसे अब तो यूट्यूब में जाकर रिवीजन देखने का समय नहीं है, वो तो अगर लगता है कि भाई बहुत ज्यादा अंधकार में है तो फिर मेरे साथ बैठ जाना, मैं उसको बहुत जल्दी से रिवाइज करा दूंगा। तो आप सोचो कि 1.5-2 घंटे की यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिजनेस स्टडीज में वो चल जाता है क्योंकि वहां सिर्फ बोलना और कम्युनिकेट करना होता है, या कंसेप्ट की बात होती है। चेंज इन पीएसआर में कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आता है, देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने जो भी सिखाया आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के करना सिखाया है, उसी तरह से करिएगा। अगर आप अब मेथड बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, उसी तरह से करेंगे। चेंज इन पीएसआर में तो सिर्फ यही एरिया इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मान लो बेस ऑफ कंपोजिशन नेगेटिव हो जाए तो क्या करेंगे,
रिवर्स एंट्री, सेक्रीफाइसिंग टू क्या हो जाएगी, गेनिंग एंट्री हो जाएगी। इसका ध्यान रखेंगे आप। ये क्या था आपका, चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है। फिर हमारे पास आया एडमिशन। एडमिशन में रेशियो कैलकुलेशन का क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके पास है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आना ही है, रेशियो कैलकुलेशन के नोट्स भी आपको दिए गए थे, गुडविल की ट्रीटमेंट के भी नोट्स आपको दिए गए थे, ठीक है। पार्टनर गुडविल लेके आया पूरी, पार्टनर पूरी गुडविल लेके नहीं आया। देखिए एक बार ध्यान रखेंगे, अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना छोड़ दीजिए। आप किससे करिए, उसके करंट से डेबिट करिए उसको। कुछ पता चल रहा है कबीर क्या बोल रहा हूँ, धुआं धुआं है सब तरफ, है ना, सब निकल रहा है दिमाग से, ठीक है। तुम्हारा नाम बड़ा मशहूर है, मेरे बैच कंटेम्प्रेरी बैच के हर बंदा जानता है कबीर कोई है हमारी क्लास में, ठीक है। एक वो था ना एल्विस क्या बोलते थे उसको, एल्विस एल्विस प्रेस्ले ना, वो पर्सनैलिटी है भाई की। कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ 4-5 दिन तुझे मेरी और सुननी पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर सीयूटी देना तो एनपीओ और रिडेम्पशन डिवेंचर में भी सुननी पड़ेगी। सुनेगा ना, ठीक है, पता चला वहां बैठ जाए मैथ्स में। आगे चलते हैं। एडमिशन में आपको हिडन गुडविल, हाँ, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करना है। पहले हम सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के केस में करते थे ना, हर जगह वही करा करिए आप, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर मान लो एडमिशन के क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट कर दिया तो वो पार्टनर्स अकाउंट करंट अकाउंट कहाँ दिखेगा आपको, एसेट साइड में दिखेगा। अच्छा कई बार कैपिटल एडजस्टमेंट होता है जिसमें बोलता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर एंड एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का मतलब वो पूरा करंट अकाउंट नहीं बना देना आपने, बताया था ना भाई, पैसा या तो लाएगा या ले जाएगा, उसकी जगह करंट या तो एसेट्स में दिखेगा या लायबिलिटी में दिखेगा। अगर करंट अकाउंट की क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिख रहा है करंट अकाउंट तो एसेट्स में जाएगा, और अगर डेबिट में दिख रहा है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। लाना ले जाने वाला हिसाब बनता है। कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट दे रखी थी, 5-6 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, और उनको नहीं भी रिवाइज करते हैं तो स्कैनर के पीछे जो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है। अच्छा एक बात देखना, अगर आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता मान लो, या आपकी बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट पूछी नहीं मिलती है, मैच नहीं करती है, तो 6 में से 1 नंबर कटेगा, 1.5 नंबर कटेगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 के 6 नंबर काट देंगे आपके, स्टेप मार्किंग होती है। तो कोई मॉरल गिल्ट मत पालिए कि भाई आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बैलेंस शीट नहीं हुई, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पेपर मुश्किल लगे कोई बात नहीं, बोर्ड आपकी तैयारी, बोर्ड जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है। बोर्ड का पर्पस ये नहीं होता कि, देखिए सोचो यार, अगर बोर्ड 90% बच्चों को फेल करेगा तो बोर्ड के फिर तो क्या हुआ, फिर तो सिस्टम ही क्वेश्चन मार्क लग गया ना। तो आप परेशान मत होइए, अगर मान लो लगता है आपका मैथ्स का पेपर बहुत बहुत खतरनाक खराब चला गया, तो रिजल्ट बनते समय फिर मॉडरेशन की पॉलिसी होती है। पता चला कि पूरे नोएडा में 90% बच्चा फेल है, ऐसा रिजल्ट थोड़ी डिक्लेयर करेंगे वो। तो एक एग्जामिनिंग बॉडी के पास पावर होती है कि रिजल्ट को मॉडरेट करें। आपको मालूम है जो आईएएस बनते हैं, आईएएस बनने वाले आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो टॉप रैंकिंग, टीना डाबी थी एक 2018-17-18 की टॉपर थी, उसका आईएएस में सिर्फ 51% मार्क्स था, 51% मार्क्स में ऑल इंडिया टॉपर बन गई थी। वहां तो नंबर देते ही नहीं है, सीबीएसई तो नंबर देता है आपको। तो अगर मान लो ऊंच नीच हो गया थोड़ा सा तो घबराहट मत लीजिए, और अगर पेपर थोड़ा मुश्किल आता है, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करिएगा। देखिए अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने, उस पर कोई कमी नहीं छोड़नी। इनाक्षी कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो डिस्कस करना है, अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चंस करने ही करने। एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट है, एडमिशन में जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रेशियो की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि जिसमें बोलते हैं ना कि आपके पास ओल्ड रेशो दे रखी होती है, और आपके पास क्या दे रखा होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी होती है, और फिर क्या बोल रहा होता है, न्यू रेशो निकालना होता है। याद है ना, ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसको जरूर से करके जाना, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, और वो सीधा सीधा आंसर, वरना हम क्या करते हैं, हम करते हैं न्यू रेशो, हम करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, उसके अंदर वैल्यू करके हम प्लस करके निकालते हैं। हमें सेक्रीफाइस शेयर निकालना होता है बजाय कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की। तो जब सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएगा उसको जोड़कर तब हम अपना आंसर निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने रिवीजन में भी कराए थे, और नोट्स में भी मैंने मार्क कर रखा है। अगर आप एडमिशन की इलस्ट्रेशन करेंगे ना तो वैसे क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। और जितना भी आप कर रहे हैं रिवाइज, ये आपको सीयूटी में 100% हेल्प करेगा, ठीक है। तो एडमिशन के अंदर ये वाला पार्ट बना। रिटायरमेंट के अंदर आपको पार्टनर को पेमेंट कैसे करी जाती है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पेमेंट कैसे करी जाएगी, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और उसमें भी
उसमें भी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो वाले क्वेश्चंस, गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले क्वेश्चंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वाले क्वेश्चंस, सब इलस्ट्रेशंस हमने मार्क करके रखे हुए हैं, इन पर आपको ध्यान देना है। कैपिटल एडजस्टमेंट इज एन एसेंशियल, उस पर भी ध्यान देना है आपको। और रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट पे भी आपको ध्यान देना, उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। और एक एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना जिसमें जनरल एंट्रीज बोली हो। एक चेंज इन पीएसआर का जनरल एंट्री का क्वेश्चन, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री का क्वेश्चन, एक आपका एडमिशन का जनरल एंट्री का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का जनरल एंट्री का, डेथ का जनरल एंट्री का, डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री का क्वेश्चन। ठीक है, वो मैंने मार्क कर रखा है कि इलस्ट्रेशन कौन सी और एक्सरसाइज कौन सी आपको लेके चलनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। डेथ में एसेंशियली कैसा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि रिटायरिंग पार्टनर की डेथ मतलब डिसीज पार्टनर का आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना। बस देखो, जब वो बोले कि शो हाउ deceased partner's capital account is to be transferred to his executor and it is to be shown till it is finally paid off, तो तब तो आपको पूरा का पूरा खत्म करना है, तब आप पूरा पूरा खत्म करेंगे, अदरवाइज सिर्फ ट्रांसफर करके अकाउंट बना के छोड़ देंगे उसको। ठीक है, उसमें भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस मार्क करी हुई हैं। डेथ के बाद डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर पूरा पूरा क्वेश्चन बनता है, और आपने देखा होगा रिवीजन में मैंने खूब सारी जनरल एंट्री के साथ रिवीजन आपको कराई थी। डिसोल्यूशन की शीट है, उस ढंग से पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने बोले हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, ध्यान से लेके चलना है। ये वो एरिया है जो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी देख सकते हैं। और अब आपके पास टारगेट भी है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। किसी व्यक्ति से वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो मेरे साथ यहाँ बैठे और मेरे साथ यहाँ बैठ के करे उस टारगेट को पूरा। जैसे सैंपल, जैसे मैं ऑब्वियसली छोटे से स्कूल में नौकरी करता हूँ तो मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, तो 10:30 से लेकर 1:30 तक आप अपने घर में सैंपल पेपर कर लें। ठीक है, 1:30 के बाद फ्री हो जाएंगे, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए और 3 बजे के करीब आप मेरे पास यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। तो आपको लगता है कि कोई चीज आपको मेरे साथ बैठ के करनी है, वो मेरे साथ बैठ के करेंगे, तो करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बता के आएंगे मुझे कि हम लोग आ रहे हैं। वैसे मैं तो रहूंगा यहाँ पर पूरा टाइम, रहेंगे। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि ठीक है एक सैंपल पेपर मुझे उसने यहाँ पर बैठ के करना है, तो वहां बैठ के सैंपल पेपर करेगा, मुझसे साथ साथ चेक करा के ले जाएगा अपना। ठीक है, बचे हुए सैंपल पेपर जो भी आपका है आई विल गिव यू टुमारो। कल मैं क्लास ग्रुप पे उनके क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों डाल दूंगा। ठीक है, 4 पेपर मैंने लिए थे, 5वां एक था वो उसमें बहुत सारी फैक्चुअल एरर थी, इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा उसको। एक इश्यू ऑफ शेयर्स वाला, मतलब सेकंड बुक का, और एक थर्ड बुक का, ये दोनों थे। ठीक है, आई विल गिव यू दैट टुमारो। और वो 2 बड़े बड़े लिए थे मैंने, वो वाला। एक पेपर में चाहता था कि आप लोग लिखें, अगर आपके मन है तो बताइए। उस दिन का एक पेपर है जो कि हमने बनाया था खुद। हाँ, एमिटी का पेपर था, अच्छा पेपर था वो 2 थे। एक तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो मैं नहीं दूंगा आपको करने के लिए। दूसरा वाला अगर आप बोले तो बोलो, या फिर ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तो या फिर ऐसा कर देते हो कि मैं उसे ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसे अटेम्प्ट करें और मैं मार्किंग सी भी भेज दूंगा। ठीक है, विल दैट बी फाइन? लेकिन ऑनेस्टली करें उसको, और किसी से रिलेटेड डाउट हो तो मेरे से पूछ लें। हालांकि मार्किंग सी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन फिर भी आपको एक ट्राई तो देना बनता है उस पेपर का। बहुत खतरनाक तो नहीं है, लेकिन यू कैन डू दैट। डिसोल्यूशन के बाद हम लोग आते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स पर। इश्यू ऑफ शेयर्स पे वो जो छुटकू क्वेश्चन है ना सारे, कि शेयर्स वर री इशूड इन सच ए वे सो एज टू ट्रांसफर इतना रुपए इन कैपिटल रिजर्व, ऐसे क्वेश्चन हमने कराए थे आपको। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि बैलेंस शीट के आने के 3 नंबर और 4 नंबर में बैलेंस शीट के चांसेस बहुत हैं। और स्कैनर है ना आपको, स्कैनर, उसमें बैलेंस शीट के क्वेश्चन अच्छे खासे दे रखे हैं। स्कैनर में क्वेश्चन अच्छे खासे दे रखे हैं। एक डॉक्यूमेंट मैंने दिया था आपको बैलेंस शीट वाला, ध्यान है किसी को? दिया था मैंने बैलेंस शीट का क्वेश्चन, कहाँ है वो? देख लो। नहीं, तुम ऐसा करो, उसकी फोटो खींचे ग्रुप पे डालो उससे पहले तो। अरे बेटा वापस तो दे देना मुझे, लेकिन उसका फोटो, इसका एक पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका पीडीएफ बना के आप क्लास ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, और फिर मुझे कल वापस कर देना। उसमें करीब करीब, उसमें कितने क्वेश्चन है उसमें? कितने क्वेश्चन है उसमें? मना कर रहा हूँ, मना कर मत डालो। कितने क्वेश्चन है उसमें, भी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, आप शुरू क्या कर लेना, आसान वाले पढ़ लेना भाई, सिर्फ पढ़ लेना यार। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रोराटा, प्रोराटा में फोर फीचर में री इशू, और वो क्वेश्चन जरूर करना जिसमें हर स्टेज पर क्या हो, प्रीमियम हो। वो क्वेश्चन जरूर से करना जिसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक चली गई है।
ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर करना जिसमें कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है। 1 मार्कर क्वेश्चन में भी है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके जो इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज है उसमें मार्क कर रखा है। तो जब आप उन क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अंडरराइटर को शेयर इश्यू किया, प्रमोटर को शेयर इश्यू किया, ये वाले क्वेश्चंस आपको जरूर से देखने हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स में एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, कितना परसेंट पूरे आउटले का होना चाहिए, कितने दिन का गैप होना चाहिए, वो सब टीएस ग्रेवाल में दे रखा है आराम से। अगर आप बॉक्सेस देखेंगे ना, बॉक्सेस करके पिंक कलर के बॉक्सेस के अंदर दिख रखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है आपको, उसमें 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में, इश्यू ऑफ डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में बोल रहा है वो वाले पार्ट को लेके चलना है, उस पर किसी ना किसी साइड में जरूर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अगर क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी वाला आया तो आपको जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन करना है, विदाउट जनरल एंट्री वाला मत करना जब तक कि बोला ना जाए। डिवेंचर इंटरेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो आपको देखना है। डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ करते हैं वो वाले पार्ट को आपको देख के चलना है। और डिवेंचर में प्रोराटा जरूर से करके जाना। शुरू के क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज मैंने मार्क कर रखी है। ठीक है, जब आप इस शीट के हिसाब से रिवीजन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, डिवेंचर वाला पार्ट है। और क्वेश्चन में बोला ना जाए ना भी बोला तो भी डिस्काउंट और लॉस को आपको राइट ऑफ करना ही करना है, ध्यान रखना। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए सभी से, अगर किसी के मन में कि भाई हाँ मेरा ये नहीं हो रखा, तो शर्माएंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 4-5 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, तो डोंट हेजिटेट। अगर आपको कोई चीज मुझसे जीरो से भी सीखने तो प्लीज मुझे बता दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं करवा दूंगा उसको वो चीज, बशर्ते कि उसके बाकी चैप्टर थोड़े से ठीक हो रखे हों। तो देखिए, कई बार किसी के मन में होता है कि भाई मेरा कैश फ्लो बिल्कुल खराब है। ठीक है, तो मेरे साथ बैठ के कैश फ्लो किया और घर पे वो काम किया ना जो उसे आता है, तो डबल गेन होगा ना। फिर पता चला सिर्फ उस दिन कैश फ्लो किया, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है वो डिरेल हो जाएगी। भाई ऐसा तो होगा ना, कोई व्यक्ति ऐसा तो होगा ना कि जिसका भाई मान लो 50% सिलेबस हो रखा है, 50% नहीं हुआ, तो जो 50% उसको खुद रिवाइज करना, वो घर पे रिवाइज करे ना 3 बजे से पहले पहले। और जो उसने रिवाइज नहीं कर रखा है, जो उसको नहीं आता, वो मेरे साथ सीख के कर ले। गॉट इट? ऐसा तो हो सकता है ना। तो बेटा घर पे तो थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मैं फुल टाइम कहीं होता तो मैं सुबह आके बैठ जाता यहाँ पर, कोई दिन नहीं दिक्कत, मैं सुबह 7 बजे से बैठ जाता, रात को 9 बजे तक बैठता। बट एक छोटे से स्कूल में नौकरी करने का एक नुकसान है कि, अच्छा, अब आई आपकी थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर की। अच्छा, एक चीज और समझ लेना, आपको डिलिबरेटली वो क्वेश्चन करने जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स में, जिसमें कैश बुक बनानी पड़ती है और कैश बुक बनानी पड़ती है और जर्नल एंट्री करनी पड़ती हो, आपको वो क्वेश्चन करने हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में जिसमें शेयर प्रीमियम अकाउंट बनाया जाए, जिसमें शेयर फोरफीचर का अकाउंट बनाने के लिए बोले। नहीं भी बोले तो किसी क्वेश्चन को अपने आप ही सॉल्व करके बना लेना। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बोला जाए कि शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाया जाए, प्रिपेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रिपेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर शेयर फोरफीचर अकाउंट, तो वो आपको करने हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में अपने आप बनाना है उसको। ऐसे प्रिपेयर 10% डिवेंचर अकाउंट, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये मैंने बना के दिखाए थे आपको सारे। तो इस पर क्वेश्चन बनाने का आपको आ सकता है, ये आपको करने ही करने। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको करने। थर्ड बुक का पहला चैप्टर है, एक एक हेडिंग को ढंग से पढ़ना है। अच्छा ये बताइए, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि आपके मन में क्या उसका आंसर बनता है। शायद कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, देखते हैं उसकी तैयारी का। सो वन ऑफ माय स्कूल स्टूडेंट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जस्ट होल्ड करिएगा, देयर इज अ क्वेश्चन। हाँ जी, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट बताइए जरा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन किसके अंदर, कौन सी हेडिंग है? 10 हेडिंग, मेन हेडिंग और सब हेडिंग क्या होगी? अगर वो बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा तो क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट में जाएगा? चलो कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, सुनो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट किसे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कहाँ दिखता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखता है ना। मतलब एक साल आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसका प्रोविजन जो है तो लॉन्ग टर्म कैसे हुआ? बोलिए।
क्या? हाँ, नहीं प्रोविजन, अच्छा रिटायरमेंट बेनिफिट जो होते हैं, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, वो कहाँ जाएगा फिर? वो लॉन्ग टर्म वाला पार्ट है, समझ रहे हैं? एम्प्लॉय बेनिफिट होता है छोटे मोटे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को पार्ट करने वाले, तो उसे शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है? और बाकी अपनी बुक्स को भी देख लेना। तो एक बार अगर आपको पढ़ा रहेगा, देखिए मैं ये नहीं बोलता रटिए आप उसको, पेज दर पेज पढ़ते चले जाइए, कौन सा हेडिंग कौन सा मेजर हेडिंग है, इलस्ट्रेशंस हैं, इसके पीछे एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, स्कैनर की क्वेश्चन है वो भी, और 1 मार्कर थ्योरी अगर आपको दिख रही है तो स्कैनर में जो थ्योरी दे रखी है ना आपको 1 मार्कर की, उसे रीड कर जाइए, इट विल हेल्प। चैप्टर 2 में भी वही सारी चीजें हैं। और सबसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जरूर आता है, ये डिफरेंस से रिलेटेड चीजें आती हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सब आपके टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 2 जो है थर्ड बुक का। देखो भाई, रेशो में जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो मैंने दे रखी, इन्हीं को अगर आप कर जाते हैं ना तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। जितने भी 40, 50, 60 क्वेश्चन दिखेंगे ना आपको, इलस्ट्रेशन के साथ अगर आप सॉल्व करते चले जाएंगे, रेशो का क्वेश्चन आपको ग्रिप से बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से रेशो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वो रेशोज जो सिलेबस के बाहर थी, ठीक है, उनके लिए भी एक, मैंने याद है ना आपको डीके गोयल की एक क्लास ग्रुप पे डाली थी, एक शीट डाली थी, अगर किसी को रिकॉल हो जाए तो वो शीट दोबारा से डाल देना उसको, ठीक है? देख याद रहेगा किसी को, है मालूम? वो शीट को डाल देना, यहाँ पर शीट थी, ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट रेशोज है, जिनको अगर मान लो मैं पेपर बनाऊं तो मैं कौन से रेशोज पूछूंगा? मैं पूछूंगा आपसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और आरओआई, और उनमें इनडायरेक्टली पूछूंगा। मैं पूछूंगा आरओआई का वो क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने वाला क्वेश्चन, वो सारे इलस्ट्रेशन मैंने मार्क कर रखे हैं। मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें प्रॉफिट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालनी पड़ती है, ठीक है? मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लेके चलूंगा जिसमें एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी हो 50,000 की, ऐसे में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है? एक मैंने शीट क्लास ग्रुप में डाली थी जिसमें इंक्रीज डिक्रीज इन रेशो का पार्ट था, है वो शीट सभी को मालूम है? वो डाली थी। उस शीट को जो, उस शीट में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो रही है, उसको जरूर से पढ़ेंगे। रेशो का मतलब है उस शीट से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, ठीक है? तो जो एक्सरसाइज, और सुनो, याद है नोन से अननोन की तरफ चलना, रेशो को कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसका ध्यान रखना, ठीक है? एक्सटर्नल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, इसका ध्यान रखना। थक गया बेटा? कोई बात, मैं खत्म कर दूंगा अभी, कोई बात नहीं। अब हो गया, मतलब 3, 3:30 के बैठे में 5 बजने वाले हैं, इतना देर बैठने की आदत नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसको मेजर चीजों को करने के बाद आई गिव अ ब्रेक, ठीक है? उसके बाद जो जिसकी डिमांड होगी मैं उस टॉपिक को करा दूंगा यहाँ पर। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आई स्टार्ट अगेन। उसके जिसे बैठना बैठेगा, जिसे जाना है वो जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इसे चला देना बेटा, चला देना, इसे चला दीजिए। कैश फ्लो में, कैश फ्लो में नोट्स आपको दे रखे हैं, सारे ट्रीटमेंट हैं, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का, टैक्स का और डिविडेंड का, ये ट्रीटमेंट आप देखेंगे। और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंटली आपसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कराइए, इंडिपेंडेंटली आपसे इन्वेस्टिंग कराइए, इंडिपेंडेंटली आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशंस हुई है। उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे कैश फ्लो बनवाया गया है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करवाई गई, उनकी जरूर से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है? कैश फ्लो में स्कैनर के क्वेश्चंस आपके पास है। और कैश फ्लो में देखिए, वैसे मैंने करना बताया था आपको कि किस तरह से हमें सिर्फ जो 4-5 चीजें बोली वो करनी है, लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं, वैसा नहीं कर पाते हैं, तो फुल फ्लैश कैश फ्लो के क्वेश्चन करिए। और लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम चाहिए, मतलब आपको किसी किसी क्वेश्चन का टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसमें, तो स्पीड होनी चाहिए, तो तब आप वैसा कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आज नहीं कल या परसों में फिर एक दोबारा से, तब तक आप रिवीजन करेंगे ना उसको, तो कैसे उसे करना एक बार दोबारा बता दूंगा। देखिए, मैं यहाँ पर कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चंस, रेशियो के कुछ क्वेश्चंस और शेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और ये फंडामेंटल पास एडजस्टमेंट्स और आईयूसी वगैरह के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में डिस्कस कर लूंगा। मीनवाइल आप ढूंढिए कि कहाँ एरिया है जहां पर आपको बार बार गलतियां हो रही हैं, ठीक है? प्लान आपके सामने अब है, एक्सरसाइज का प्लान आपके सामने है, आप अंधेरे में नहीं भटक रहे, आपके पास बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। अगर आप इस शीट को भी पूरा कर लेते हैं, आराम से आप 95 के ऊपर चले जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? लेकिन कम से कम 3 सैंपल पेपर, 4 सैंपल पेपर आपको करने ही करने हैं। धीरज नहीं तो आपने खराब करना, अपने अपने मन की शांति को नहीं खराब करना है। और 12 बजे सो जाइए और 6 बजे उठ जाइए, 6 घंटे की नींद काफी है।
12 बजे तक काम करिए और 6 बजे उठ जाइए। मतलब कुछ लोग रात-रात पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मत करिएगा ऐसा। 4-5 दिन है आपके पास। वो नींद पैटर्न खराब होगा। अकाउंट बिज़नेस स्टडीज़ तो रिकॉल हो जाती है, अकाउंटेंसी रिकॉल नहीं हो पाएगी। फिर बोलेंगे मैं एग्ज़ाम में ब्लैंक हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज से ही 12 बजे सो जाइए और 6-7 बजे उठ जाइए। कुछ लोग कहते हैं 9 बजे से पहले आँखें नहीं खुलती, वैसा नहीं। नींद पूरी लीजिए। अगर आप मान लो 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर 8 बजे उठिए, 3 बजे सो रहे हैं तो 9 बजे उठिए, ऐसा करिए। 6 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, ठीक है? बीच में कभी मौका मिले तो 1 घंटा ज़रूर सो जाइए। यहाँ भी अगर किसी को लेटना है तो वो गद्दे हैं वहाँ पर, उसमें लेट सकते हैं आप। मैं उधर का एसी चला दूँगा, आप आराम से सो सकते हैं। हाँ, अरे वो उसके बॉक्सेस हैं वो थोड़े गुदगुदे हैं, उसमें सो सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक और